नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने थामा बसपा का दामन। रामनगर में बसपा के जीतने के बढ़े आसार। ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमचंद्र भट्ट ने बसपा का दामन थाम लिया है। 2022 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बसपा नेता हेम भट्ट अगर बसपा में प्रत्याशी बनाए जाएंगे तो रामनगर में बसपा का विधायक जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। वहीं बसपा के चुनाव मोड में आने से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद में खलबली मचना तय है। रामनगर से कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं अभी टिकट की दौड़ में नहीं हूं, अभी मैं खाली पार्टी में शामिल हुआ हूं। पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इस दौड़ में तेजी से उभरते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता हेम भट्ट जी से कहूँगा कि वह अपने पुराने इतिहास को हमारे चैनल से अवगत कराएं। देखिए, मैं संघर्ष वाला व्यक्ति हूँ। मैंने बचपने से संघर्ष किया है, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खाई हैं, जेल गया हूँ। मेरे इतिहास किसी से छिपा नहीं है। मैंने खुद मजदूरी करी, पल्लेदारी करी, रामनगर में चाय का ठेला लगाया और अपने सिलाई की दुकान करी। उसके बाद जो है ट्रैक्टर भी चलाया और तमाम आरा मशीन भी चलाई। तमाम काम किए मैंने, काम में कोई शर्म नहीं है। और आज भगवान की दुआ से जनता का मेरे को प्यार मिल रहा है। मैं उसकी वजह से जो है जनता के बीच में जाऊंगा, जो जनता के लिए सेवा की है। भट्ट जी, एक प्रश्न अपना बनता है कि रामनगर में भारतीय जनता पार्टी से लोग खिन्न हैं और जो प्रत्याशी का दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत रावत, उनके बारे में भी अंतर्गत बातें सुनने में आ रही हैं। उनके बारे में आप कितना फीडबैक देते हैं? कितना आपको चुनाव में जाने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस उनके कमी से मिलती है, ऐसा भी हमें बताइए। देखिए, जनता जान चुकी है, जनता को मालूम है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। इन्होंने क्या क्या काम किए। रोडवेज आज वैसे की वैसी स्थिति में है, हॉस्पिटल वैसी की स्थिति में है। पूरा रामनगर नजूल भूमि पर बसा है। उनको मालिकाना हक दिलाने की बात यहाँ के कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी उन्होंने भी कही थी। न तो उन्होंने रोडवेज का काम किया, न उन्होंने जो है मालिकाना हक दिलाया और न ही हॉस्पिटल की स्थिति सुधरी है। आज हमारी माताएं बहनें जो है ऑपरेशन कराने बाहर जा रही हैं। अब बच्चा हो रहा है तो यहाँ बच्चा तक नहीं पैदा हो पा रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में है। सबका पता है, कांग्रेस भाजपा सब देख चुके हैं। अब यह तीसरा विकल्प रामनगर में नहीं था। अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी मेरे को आदेश। मसूरी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, करेंगे टाउन हॉल का लोकार्पण। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय टाउन हॉल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मसूरी वासियों के लिए जल्द ही टाउन हॉल की सौगात दी जाएगी, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आज टाउन हॉल का निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदारों को दिशा निर्देशित किया कि टाउन हॉल का कार्य समय पर पूरा किया जाए और मसूरी की जनता को इसका लाभ दिया जाए। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। तैयारी हमारी पूरी है। ये टाउन हॉल आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ की ये पर्वतीय क्षेत्र की नक्काशी है। इसमें सबसे नीचे हमने बेस बना रखा है, उसके ऊपर हमारा स्टिल्ट है। स्टिल्ट के ऊपर एक आपने देखा होगा बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल, जिसमें लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके ऊपर हमने 10 कमरे के गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं और इसमें एमडीडीए ने बहुत ही मेहनत करने के उपरांत, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा था, भारत सरकार ने हमको दिया था, और उस पैसे का सही यूज हो और जो हम लोगों ने यहाँ पर ठेकेदार नियुक्त किया था और यहाँ के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनको बधाई देता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल जनता को समर्पित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से और ये यहाँ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर, इसमें नगर पालिका और जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, इसमें कितने की भागीदारी नगर पालिका की? नगर पालिका की लगभग 20% की भागीदारी इसमें है। इसको शासन स्तर पर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि इनको इसका संरक्षण
कौन करेगा, नगर निगम करेगा या नगर पालिका करेगी या फिर MDDA करेगा, उसके उपरांत ही शासन के जो निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। सर पहले कयास लगाया जा रहा था कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस पर ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये कयास लगभग सही है। यदि शीतकालीन सत्र टलता है या आगे पीछे होता है तो 9 या 10 नवंबर को इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे। दिसंबर में सर दिसंबर 9 या 10 को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और इस बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल को जनता को समर्पित करेंगे। ग्रेटर नोएडा में HGH इंडिया ने की अपने 10वें संस्करण की शुरुआत। इंडिया एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है आयोजित। देश में होम प्रोडक्ट्स के लिए प्रख्यात सालाना ट्रेड शो के 10वें संस्करण की शुरुआत आज ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो सेंटर में हुई। पहली बार ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस शो में 430 से अधिक शहरों और नगरों के आगंतुक हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं 4 दिवसीय शो का उद्घाटन भारत सरकार में टेक्सटाइल सचिव यूपी सिंह द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह होम डेकोर टेक्सटाइल उद्योग के लिए बेहतरीन समय है, क्योंकि देश विदेश में इस सेक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है। ग्रेटर नोएडा से राजेश गौतम की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि एक तो पहली बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों बाद फिजिकल फॉर्म में ये एग्जीबिशन हो रहा है। पहले ये जो एग्जीबिशन हुआ करता था ये मुंबई में हुआ करता था, तो इसके पहले जो 9 संस्करण हुए थे इसके वो मुंबई में हुए थे। तो ये पहला संस्करण है जो कि दिल्ली में हो रहा है। तो यहाँ करीब 300 के आसपास एग्जीबिटर्स हैं और ये एक्सपेक्टेशंस है कि करीब 20 से 25 हज़ार टोटल रिटेलर्स आएंगे। हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं। एक तो एक्सपो होता है जो प्राइमरली एक्सपोर्टर्स दूसरे कंट्रियों के लिए होता है। ये वाला जो हमारा HGH फेयर है ये प्राइमरली जो इंडियन मार्केट है, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, प्लस अब जैसे मिडिल क्लास आगे बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ तो ये प्राइमरली जो है वो जो इंडिया के रिटेलर्स हैं उनके लिए है। तो करीब जैसा मैंने बताया कि 300 के आसपास एग्जीबिटर्स होंगे और 20 से 25 हज़ार रिटेलर्स एक्सपेक्टेड हैं। अभी कोरोना काल गया है सर, और टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, वो किस तरीके को हैंडीक्राफ्ट को देखती है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में सब लोग प्रभावित हुए थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुआ था। लेकिन जैसे ही हमारी अब इकोनॉमी खुल रही हैं और विदेशों की इकोनॉमी खुल रही हैं, अभी बहुत अच्छा समय है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। विशेषकर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो होम टेक्सटाइल है या होम डेकर है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब लोग ये मानने लगे हैं कि भाई घर में लोग ज़्यादा समय भी बिता रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि घर भी जो है वो जहाँ पे ज़्यादा समय बिता रहा हो। प्लस नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है, हमें ये पैंडेमिक्स ने ये सिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो कि जैसे बनाया गया है ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया हो, उसमें नेचुरल डाई यूज़ किया गया हो, तो इस ढंग से सस्टेनेबिलिटी पे भी काफ़ी काम हो रहा है। तो अभी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल सबके लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा डिमांड है। देश में भी अच्छा डिमांड है, विदेश में भी अच्छा डिमांड है। तो मुझे लगता है कि जो पैंडेमिक्स में दिक्कतें हुई थी वो दिक्कतें अभी दूर हो गई हैं और हमारे मंत्रालय की तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हाल के दिनों में एक PLI फॉर टेक्सटाइल और एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का 2 कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, जो कि हमारे लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी गेम चेंज। सहारनपुर में स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ सहारनपुर का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सैनी ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो समस्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सहारनपुर से मदन सिंह की रिपोर्ट। हमारी कुछ लंबे समय से मांगे चली हुई आ रही हैं भाई साहब। 7 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप जी हैं, उन्होंने कल मिशन निदेशक से वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन मिशन निदेशक जी ने महाप्रबंधक जो है मानव संसाधन उन्हें नामित किया। उनके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में मांगे रखी गई। कल हम लोग लखनऊ थे,
मैं सुबह 3 बजे लखनऊ से पहुंचा हूं। उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी और सिर्फ आश्वासन दिया, जिससे हमारी प्रदेश कमेटी संतुष्ट नहीं हुई और आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों में कार्य बहिष्कार कर दिया गया। सभी ने, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ में हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, LT हैं, आशा तक हैं, स्टाफ नर्स हैं, ANM, सब आज सब कार्य बहिष्कार पे हैं, सब कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आपकी बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।